नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत अगली कड़ी में आधुनिक काल के नई कविता काल का अध्ययन करेंगे। नई कविता काल का नाम नई कविता क्यों रखा गया और प्रयोगवाद के बाद इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी समय सीमा क्या है और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। इसकी समय सीमा सन 1954 से अब तक है। इसकी समय सीमा के बारे में विवाद भी है। वैसे तो इसका समय तार सप्तक के जो द्वितीय तार सप्तक था 1951 में प्रकाशित हुई थी, तभी से माना जाना चाहिए। और जो द्वितीय तार सप्तक के कवि हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, ये सारे कवि नई कविता के अंतर्गत ही आते हैं। 1954 से ही क्यों माना जाता है इसकी समय सीमा को, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नई कविता आंदोलन कविता के क्षेत्र में एक आंदोलन है। इसका आरंभ इलाहाबाद की साहित्यिक संस्था परिमल, साहित्यिक संस्था का नाम परिमल, के कवि और लेखक दोनों थे, जगदीश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही के संपादन में, तीनों ने मिलकर इस पत्रिका का, ये पत्रिका का नाम था नई कविता, इसके संपादन में 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। 1954 में इसका प्रकाशन आरंभ हुआ इस पत्रिका का, तभी से नई कविता आंदोलन का आरंभ हुआ और उसी युग को नई कविता नाम दे दिया गया। इससे पहले अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित काव्य संग्रह दूसरा सप्तक, जो दूसरा तार सप्तक था, मैंने पहले ही बताया आपको 1951 में, इसीलिए इसकी समय सीमा को 1951 से भी माना जाता है, परंतु जो तथ्यात्मक रूप से 1954 इसका सही उत्तर है। 1951 में प्रकाशित हुआ तार सप्तक की भूमिका, उसमें शामिल कुछ कवियों के वक्तव्यों में अपनी कविताओं के लिए नई कविता शब्द को स्वीकार किया गया। तो इस प्रकार ये नई कविता युग का आरंभ हुआ। वैसे हम अज्ञेय को नई कविता का भारतेंदु कह सकते हैं। जिस प्रकार भारतेंदु जी ने जो लिखा सो लिखा ही, साथ ही उन्होंने समकालीनों को इस दिशा में प्रेरित किया। खुद तो लिखा ही, दूसरों को प्रेरणा दी कि इस ओर आगे बढ़ो। वही काम अज्ञेय ने किया नई कविता में। तार सप्तक से इन्होंने खुद तो उस दिशा में बढ़े ही और कवियों को, लेखकों को भी प्रेरित किया। अज्ञेय ने स्वयं पृथक साहित्य सृजन किया और औरों को भी प्रेरित, प्रोत्साहित किया। इसके मुख्य तथ्य हैं, नई कविता हिंदी साहित्य की उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्य और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। शिल्प विधान से मतलब है कि जो नई काव्य रचना में नई, जैसे नए उपमानों का प्रयोग, छंदों से मुक्ति, या फिर विभिन्न और भी जो काव्य के तत्व हैं उनकी एक खोज की गई। यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई हिंदी कविता की एक नई धारा है। नई कविता अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। कुल मिलाकर ये दोनों का, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का एक विकसित रूप है, पर जो कमियां वहाँ रह गई थी यहाँ पर पूरी किया गया उसको। आधुनिक हिंदी कविता प्रयोगशीलता की प्रवृत्ति से आगे बढ़ गई। प्रयोगवाद में जो नए नए प्रयोग किए गए उनसे आगे बढ़ गई थी। अब ये अपनी पूर्ण पृथकता को घोषित करने के लिए प्रयत्नशील है। आधुनिक काल की इस नवीन धारा को अभी तक कोई नया नाम नहीं दिया गया। उसके बाद और सारे आंदोलन चले, नई कविता, साठोत्तरी कविता, नवगीत दशक, कई सारे और आंदोलन चले। तो कुल मिलाकर 1954 से लेकर अब तक के समय को, अगर हम पूरे एक समय को ये नाम देना चाहें तो नई कविता नाम दिया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताओं में है जीवन जगत के प्रति अगाध प्रेम एवं आस्था। इस युग के कवियों में जीवन के प्रति, जो मानव जीवन है उसके प्रति एक अगाध आस्था थी कि मानव जीवन मिला है तो हमें इसका सदुपयोग करना है और हमें इसे एक नई दिशा में ले जाना है। मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण, जो इस युग का कवि है वो मानवतावादी
यथार्थ दृष्टिकोण में विश्वास रखता है। मानवता के प्रति जो हमें दिखाई दे रहा है हम उसी की ओर आगे बढ़ें। एक जो छायावाद में एक रोमांटिसिज्म और प्रगतिवाद में जो मार्क्सवादी विचारधारा थी वो आगे चल के विकसित होकर एक मानव को मानव बनाने के लिए एक ईमानदार अनुभूति का आग्रह करती है। सामाजिक और व्यक्ति पक्ष का एक कह सकते हैं कि भावबोध कराती है। गद्य का काव्यात्मक उपयोग करते हुए भी कवि ने मानवतावादी दृष्टिकोण को सामने रखा है। महानगरीय और ग्रामीण मानवीय सभ्यता का यथार्थ चित्रण, शहर और गांव दोनों पर प्रकाश डाला इस युग के कवियों ने। अज्ञे जी ने तो अपनी कविता सांप में उन्होंने कहा कि एक व्यंग भी कह सकते हैं इसको, और महानगर और ग्रामीण दोनों के बीच में कि सांप तुम नगर में तो नहीं रहे पर कहाँ से डसना सीखा, विष कहाँ से पाया। कि उन्होंने जो नगरीय लोग हैं उनको बहुत अधिक कह सकते हैं कि अपनी मीठी बातों के पीछे एक विषाक्त विचारधारा जो छुपा रखते हैं उसका भी चित्रण सामने आता है। घोर वैयक्तिकता, चौथी विशेषता है घोर वैयक्तिकता। तो इस प्रकार से उन्होंने और भी कहा एक कवि ने कि यहाँ कोई सपना नहीं है ना भेड़िए का डर। बच्चों को सुलाकर औरतें खेत पर चली जाती हैं, खाए जाने लायक कुछ भी शेष नहीं। यहाँ पर सब सदाचार की तरह सपाट और ईमानदारी की तरह असफल है। तो ये एक जो ग्रामीण और नगरीय परिवेश का अलग अलग वर्णन किया है उसका यहाँ पर अंतर दिखाई देता है कि किस प्रकार से जो नई कविता है उसमें मानव जीवन और उसकी सभ्यता में जो बदलाव हुए हैं उसका यथार्थ चित्रण दिखाया गया है। अगला है घोर वैयक्तिकता। घोर वैयक्तिकता में कवि ने जो ये विशेषता है ये कविता में कहाँ दिखाई देती है कि नई कविता का जो केंद्रीय विषय है, जो कवियों की स्वयं की मान्यताएं हैं, स्वयं की विचारधारा, स्वयं की अनुभूतियां हैं, उनको उजागर करना इस कविता की विशेषता बन गई। नई कविता अपने अहम भाव से ग्रस्त और त्रस्त है। जो नई कविता के कवि हैं वो अपने अहम को, जो उनका ईगो है, उससे वो एक तरह से ग्रसित दिखाई देते हैं। कई जगह तो वो अपने आप का ही एक विज्ञापन करते हुए नज़र आते हैं कि जैसे लिखा है कहीं पर कि साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ, जुट गया ग्रंथों में मुझे परीक्षाओं में विलक्षण श्रेय मिला। कि अपने आप का ही वर्णन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगली है विशेषता निराशा। नई कविता युग में मनुष्य की सहायता, विवशता, अकेलापन, मानवीय मूल्यों का विघटन, सामाजिक विषमताएं, युद्ध के विकराल परिणामों का चित्रण, ये सारी बातें दिखाई देती हैं। तो इससे मनुष्य क्या है, जब चारों तरफ ऐसा वातावरण तो मनुष्य निराश होगा, मनुष्य को चारों तरफ हताशा दिखाई देगी। तो किसी कवि ने यहाँ पर एक जगह लिखा है कि प्रश्न तो बिखरे यहाँ हर ओर हैं किंतु मेरे पास कुछ उत्तर नहीं। कवि अपने चारों ओर सवाल ही सवाल महसूस करता। अगर हम आज का समय भी नई कविता का ही समय कह सकते हैं, आज भी हम देखते हैं चारों तरफ हमारे केवल हमें सवाल दिखाई देते हैं। कहीं पर भ्रष्टाचार का, कहीं पर असुरक्षा का भाव है, कहीं पर नारी असम्मान का भाव है, कहीं बेरोजगारी है, भुखमरी है। तो ये सारी हम आज जबकि अपने आप को विकसित कहते हैं फिर भी ये सवाल हमारे चारों तरफ दिखाई देते हैं। तो ऐसे में क्या है, व्यक्ति में निराशा का भाव आ जाता है। तो अगली विशेषता है नास्तिकता। नास्तिकता क्यों है? कवि विज्ञान की ओर, जितना अधिक विज्ञान का प्रभाव बढ़ गया, वैज्ञानिक उन्नति हो गई, तो युग ये भौतिक हो गया, पूरी तरह से बौद्धिक हो गया। बौद्धिक और वैज्ञानिक युग से संबंधित होने के कारण नई कविता में एक जो भावात्मक दृष्टिकोण है, भावनाओं की, जो कविता में भावनाएं प्रधान हुआ करती थी, उनकी कमी दिखाई देने लगती है। आज कवि ईश्वर के लिए, ईश्वर या भाग्य, मंदिर, देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करता है, स्वर्ग नरक का अस्तित्व नहीं मानता है। वो ये नहीं मानता कि हमने इस जन्म में कर्म किए तो हमें अगले जन्म में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो नास्तिक हो रहा है।
नास्तिक क्यों हो रहा है? उसे लगता है कि अरे ये विज्ञान, वो विज्ञान के माध्यम से हर चीज़ जान चुका है। और जब इसी प्रकार से भारत भूषण अग्रवाल जो इस युग के कवि हैं नई कविता के, वो एक जगह पर उदाहरण इसका देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हुए लिखते हैं कि उर्वशी ने डांस स्कूल खोल दिया है, गणेश जी टॉफ़ी खा रहे हैं। कि आज क्या है, आज अगर आस्था है वास्तव में, कवियों ने ये जो वैज्ञानिकता है वो कविता पर हावी हो रही है। तो कवियों ने लिखा है कि उर्वशी जो अप्सरा थी एक प्रकार, एक उस युग में जिसे देवी का दर्जा दिया गया था, तो उसे क्या यहाँ पर एक मजाक बनाया है। तो ये इस युग की नास्तिकता का ही प्रभाव है। अगला है क्षणवाद, भोगवाद और वासना। नई कविता क्षणों की अनुभूतियों को महत्व देती है। वे क्षणों में बटे जीवन की पूर्णता क्षणों में जीना चाहती। नई कविता का कवि एक एक क्षण, वो एक दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। वो एक दिन में अगर 24 घंटे में जितने क्षण हैं वो हर एक क्षण को जीना चाहता है। नई कविता के कवियों ने एक एक क्षण का बोध जीवन की एक चरम अनुभूति को सत्य मानता है। वो अपने दर्शन के अनुसार, अपने विचारधारा के अनुसार अपना जीवन जीना चाहता है। और इसी प्रकार जो इस युग के रचनाकार हैं वो ये भी कहते हैं कि बस यही एक पल है, कि एक पल है, उसके बाद अगला पल पता नहीं क्या होगा, इसलिए जो पल मिला है उसे पूरी तरह से जी ले। भोगवाद और वासना भी इस युग में हावी दिखाई देती है। नई कविता में जो क्षणवादी विचारधारा है उसी ने भोगवाद को जन्म दिया। भोग और वासना मुख्य स्वर हो गया। नई कविता आध्यात्मिक, एक तो इसका कारण ये भी हो गया कि कवि जो कविता है वो नास्तिक हो गई, ईश्वर को ना मानने लगा। विज्ञान के प्रभाव के कारण कवि या मानव इस युग का, वो अपने आप को वो ये कहता है कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब कुछ इसी संसार में है, ना तो अगला जन्म ना पिछला जन्म। तो ये मानकर जब वो कार्य करता है तो समाज में उसे कहीं कहीं पर अश्लीलता, अनैतिकता, अराजकता वातावरण दिखाई देता है। और इसी कारण अज्ञे ने भी एक जगह एक पंक्तियों में लिखा है कि प्यार है अभिशप्त तुम कहाँ हो नारी। तो ये इस युग की क्षणवाद, भोगवाद और वासना का प्रभाव है। अगली विशेषता है नए जीवन मूल्यों की प्रस्तावना। नई कविता नए जीवन मूल्यों को प्रस्तावित करती है, नए नए जीवन मूल्य बनाती है। इस सिलसिले में ये कवि पुराने मूल्यों की जो पुराने मूल्य हैं उनको कसौटी पर कसने का प्रयास करते हैं, खरा उतारने के लिए उन्हें जांचते हैं, परखते हैं। ये मूल्य नए युग की आवश्यकताओं के परिवेश में कितने खरे उतरते हैं वो अपने आप समझ में आ जाता है। व्यंग का तीखा स्वर, इस युग के कवियों ने जो इनका स्वर व्यंग्यात्मक है, तीखा है और निर्मम है। किसी जब बात कहते हैं तो किसी के प्रति कोई दया ममता नहीं रखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो हमारी लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, तंत्र द्वारा पोषित जो चाटुकार संस्कृति है, उनको यहाँ तक कह दिया कि क्योंकि कुत्ता आदत से टुकड़खोर है और तुम्हें टुकड़खोर के रास्ते बंद करने होंगे। अब उनकी एक कविता है गरीबी हटाओ, तो उसमें भी उन्होंने गरीबी पर और जो हमारे राजनेता हैं इन पर जमकर व्यंग किया है। अगली विशेषता अति बौद्धिकता। नई कविता के कवियों ने जो इनमें एक महसूस करने, जो अनुभव करने की जो अनुभूति है वो कम है, क्षमता कम है। कवियों ने बुद्धि के द्वारा अपनी दिमागी टिप्पणियाँ तो खूब की हैं, पर जो भावात्मक रूप है वहाँ पर कमज़ोर पड़ जाते हैं। ये हृदय को हावी नहीं होने देते, ये बुद्धि को हावी रखते हैं, दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते। नए शिल्प की प्रतीक योजना और बिंब विधान, इस नई कविता में, जो नई कविता का युग है, इसमें अनूठी बिंब योजना मिलती है जो इससे पहले की हिंदी कविता में नहीं दिखाई देती। नई कविता के बिंब प्रतीकात्मक, सांकेतिक होते हैं। कई जगह पर उनमें जटिलता और कठिनाई दिखाई देती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक रचना है यह खिड़की, उसमें उन्होंने लिखा कि जिंदगी मरा हुआ चूहा नहीं है। ये नए, देखिए नए बिंब विधान है, नए उपमान है। जिंदगी को मरे हुए चूहे की, जिंदगी मरा हुआ चूहा नहीं है जिसे मुख में दबाए बिल्ली की तरह हर शाम गुजर जाए
और मुंडेर पर कुछ खून के दाग छोड़ जाएं। सारे देखिए नए उपमान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार और अन्य कवियों ने भी अपने अपने रचनाओं में बिंब विधान और नए शिल्प की प्रतीक योजना को सामने रखा है। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी। अब इसके कुछ प्रमुख कवियों के बारे में हम देख लेते हैं। वैसे द्वितीय तार सप्तक से लेकर चतुर्थ तक के कवि सारे नई कविता में ही आते हैं। उसके बाद जो भी हैं, जितने भी हैं, आज के सारे कवि नई कविता में ही हैं। फिर भी यहाँ पर कुछ प्रमुख नाम दिए गए हैं। गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, जगदीश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, दो बार हो गया शमशेर बहादुर सिंह, यहाँ पर एक बार कट कर दीजिए, श्रीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, वीरेन डंगवाल, कुंवर नारायण, राम दरस मिश्र आदि और भी अनेक कवि हैं जिनका नाम इसमें आता है। तो ये प्रमुख कवि आपको दिए गए हैं, जो मुख्य हैं, इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।